तो हिंदू का छीनोगे मुसलमान को दोगे, ये कैसे होगा? 55 साल तुमने सरकार चलाई, 10 साल तुम्हारी मम्मी ने पीछे से चलाई, 5 साल तुम्हारे पापा ने चलाई, 17 साल तुम्हारी दादी ने चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने चलाई, 55 साल में तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए, तो गरीबी का गत आता नहीं है, वो अकल की बात कर रहे हो, कहाँ से जाओगे आप? BSc, MA, LLB, MBA, PhD, तो कोई आपको ये बोल भी नहीं सकता कि भाई आप पहले पढ़िए और फिर बाद में बताए, तो ये तो और कोई ऐसे हमने कई बंधन हटा दिए। कमलनाथ खुल कर गए, बोले हमारी पार्टी ने गलती करी है, 22 जनवरी को हम क्यों नहीं गए, बोले ना कमलनाथ, उनकी पार्टी के लोगों ने खिलाफत की है और वो सिद्ध भी हो गया। किसकी तरफ से खड़े हैं? मैंने क्या कहा, अभी तो सामने वाले की तरफ से खड़े हैं, उनका मन बदलेगा, वो कभी इधर आएंगे हार के तो फिर अलग बात है। आप तो आतंकवादियों को जी लगाते हो। मोदी जी की गारंटी के साथ में यादव जी की भी गारंटी पिछले 3 महीने में, वो भी एक नया रूप। कैंडिडेट उनका सरेंडर होता है और वो कहते कि सब भाजपा वाले करा रहे। अरे भाजपा वाले कोई कैसे करा सकते हैं? आप हमारा तोड़ के बता दो ना, आप में दम हो तो हमारे ले जाओ। सरकार में महिलाओं का अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग शिकायत करेंगे, कार्रवाई होगी। कांग्रेस क्या करेगी? गोमांस बिकवाएगी क्या? UCC को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मध्य प्रदेश में। 44 साल से लागू है गोवा में। कमल हमारे साथ है, मैं कमलनाथ की नहीं कह रहा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने BSc, MA, LLB, MBA, PhD, ये सारी डिग्रियां इकट्ठी की हैं। राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक छात्र राजनीति से शुरुआत की और आज एक बहुत बड़े राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उज्जैन से 3 टर्म MLA और अब हाल ही में बने नए चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये आपकी पहली अग्नि परीक्षा है। 2019 में 28 सीट्स भाजपा को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। आज आप इतना प्रचार कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, आज की स्थिति आपको क्या लग रही है? देखिए, मेरी अपनी पार्टी के अंदर ये सबको पूरे देश में स्पष्ट है, मोदी जी ने 10 साल में इतनी मेहनत की है और वो उनका अपना जो काम करने का स्टाइल है वो डे फर्स्ट से लगता है कि अगले चुनाव की तैयारी हो रही है। इसलिए हमको तो नहीं लग रही मेहनत, और ये हम आश्वस्त भी कि हम 100% अचीवमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन मोहन यादव का नाम सिर्फ मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आपका नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी बीजेपी की सोच यही थी कि यादव और आपके नाम का इस्तेमाल किया जाए। PM मोदी ने इटावा में आपकी तारीफ की है। 2 बातें एक साथ हो रही है। इसको क्या हो रहा है कि माननीय मोदी जी की जो अच्छी बात है उसको उस रूप में लेना पड़ेगा। मोदी जी ने नारा दिया है कि आप सबका साथ सबका विकास, तो ये उन लोगों के लिए जवाब भी है जिन लोगों ने अपने परिवार डिसाइड कर लिए कि यही परिवारों से हमेशा राजनीति के लिए बड़े से बड़े पद पे या छोटे से छोटे उसी परिवार में रहेगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि भाजपा का सदस्य माननीय मोदी जी के कार्यकाल में मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, लेकिन मेरे परिवार से निकल कर मुझे शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी जवाबदारी तक पहुँचाया है, तो ये एक तरह से अच्छी बात है ना। अब लेकिन उसको यूपी बिहार तक मत जोड़ो, मैं 8 राज्यों का स्टार प्रचारक हूँ, तो जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ जाना चाहिए, और यहाँ के मैं स्टार प्रचारक नहीं, वहाँ भी जाने के चाहूँगा। अच्छी बात है तो ये सब दूर पहुँचना चाहिए। गलत ये सर इसका फायदा होगा, आपको लगता है कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे? इसका फायदा जाति से नहीं है, इसका फायदा कार्यकर्ता से है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, और ये एक पार्टी जो भाजपा है वो कर सकती है, ये उस नाते से देखें। डॉक्टर साहब, मुझे वो क्षण बताइए कि जब आप हो गया, पुरानी बात है पर तो भी मतलब जैसा आज मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, मतलब ये तब आप किसके साथ में बैठे हुए थे? मैं अपने जीवन के ऐसे कई रहस्यों को बता सकता हूँ। जब मैं 2003 में पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट लाता हूँ, उज्जैन के अंदर लौटा करके दूसरों को मेरी जवाबदारी देता हूँ,
मैं उस क्षण का भी साक्षी रहता हूँ जब 10,000 लोगों की भीड़ मेरे साथ जुलूस निकाल के जा रही फॉर्म भरने के लिए, और मैं कहता मेरे बजाय इसको दे दो, तो मैं दूसरों को लिख देता हूँ। तो मैं मेरे परमात्मा की दया बहुत से भी देखा हुआ है। ये मैं अपने हाथ में ये सारी चीज़ों को इस तरह से करना चाहता हूँ कि जिस क्षण मेरे को जो काम मिलेगा, हम अपने कार्यकर्ता के लिए स्वस्थ मस्तिष्क में इन सारी बातों को स्वस्थ तरीके से लेते हुए किसी भी स्थिति को कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, यही संदेश पूरे प्रदेश में पार्टी ने आपके जरिए देने की कोशिश की है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को नीचे से उठाकर कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया तो जाए। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है, दुनिया में है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप बताइए, इस पूरे देश के अंदर हमारे कुछ केंद्र शासित राज्य छोड़ दो तो कितने राज्यों में चुनाव होते हैं जो फुल फ्लैश राज्य है? तो मिला के 25-27 ही तो राज्य है। तो 25-27 राज्य के मुखिया की जवाबदारी में से मध्य प्रदेश तो वो गिने चुने राज्यों में से जो जिनकी 8.5 करोड़ की आबादी है, जिनका भौगोलिक एरिया कितना बड़ा है, ऐसे बड़े राज्य में भी वो करते हैं। ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन सर, ये संदेश क्या छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट तक पहुंचा है? क्योंकि छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो उसको गिराने के लिए मैंने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ नहीं, कांग्रेस की गड़बड़ है, और वो सिद्ध भी हो गया। किसकी तरफ से खड़े हैं? मैंने क्या कहा, अभी तो सामने वाले की तरफ से खड़े हैं, उनका मन बदलेगा, वो कभी इधर आएंगे हार के तो फिर अलग बात है। आज तो हमने उनको हराने के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने हराने की लड़ाई भी लड़ी और हराने की लड़ाई तक हम पहुंच भी गए। अब जनता है, जिस ढंग से हमने रिजल्ट अंदाज लगाया वो हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मंडला, राजगढ़, लेकिन ये सब जगह पे आपकी राजनीति मतलब रणनीति किस तरीके से रहेगी? देखो, हमारी रणनीति बहुत साफ है। हम कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाते जो पीठ पीछे बनाए। कोई छल नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई हल्का हथकंडा नहीं। अपने काम के बलबूते पर मोदी जी ने अपनी एक साख बनाई है, और भाजपा वो राज्य जहाँ लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से हमारी सरकार है, जिनने जनता के मन पे असर डाला है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ जनसंघ के ज़माने से हमारी बहुत ताकत है। फिर मुझे 3 महीने का समय मिला, और 3 महीने के अंदर भी कुछ निर्णय ऐसे किए जो जनता को बहुत अपील किए हैं, उसका लाभ भी मिला। तो इनाल हमारे सभी कारणों से जनता के बीच में भाजपा की बहुत अच्छी गुडविल है। और कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। कांग्रेस के कैंडिडेट टिकट वापस कर रहे हैं। कांग्रेस अलायंस, हमारे यहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कांग्रेस को किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कांग्रेस ने पहली बार समाजवादी पार्टी से समझौता करके एक सीट उसको दी। जैसे देश भर से कांग्रेस का जो जनाधार खसक रहा है, ये उसका प्रमाण है। और कांग्रेस के कैंडिडेट खुद जा रहा है इंदौर जैसी जगह पर, कांग्रेस का कैंडिडेट सरेंडर हो रहा है। तो वो, अब मजे की बात ये भी है कि कैंडिडेट उनका सरेंडर होता है, और वो कहते कि सब भाजपा वाले करा रहे। अरे भाजपा वाले कोई कैसे करा सकते हैं? आप हमारा तोड़ के बता दो ना, आप में दम हो तो हमारे ले जाओ। मोदी जी की गारंटी के साथ में यादव जी की भी गारंटी पिछले 3 महीने में, वो भी एक नया रूप काम के बलबूते पर जनता का भरोसा भाजपा पे है, माननीय मोदी जी पे भरोसा। चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। सर, आपने अभी बोला कि कमलनाथ भी आ सकते हैं, इस तरह की संभावना है। कमल हमारे साथ है, मैं कमलनाथ की नहीं कह रहा हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। वर्गीय जी का बयान आया कि कमलनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो पार्टी में आए तो स्वागत है। मैंने तो नहीं पढ़ा, अभी देखूंगा मैं। लेकिन राजगढ़ में जैसा दिग्विजय सिंह जी आज हर जगह पे कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव रहेगा, एक इमोशनल अपील वो कर रहे हैं। ये जो हारी हुई लड़ाई लड़ता है जी, उसके सिम्टम्स याद है जी, जीतते हुए में ये भाषा नहीं निकलती जी। तो आप चुनाव जैसे लड़ो। आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो आतंकवादियों को जी लगाते हो, आप देश की सीमाओं के बाहर जाकर सेना शौर्य पराक्रम करती है, और आप उसके प्रमुख प्रमाण मांगते हो कि ये हुआ ही नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। भगवान राम के मंदिर में विरोध करते हो। अब आप क्यों कह रहे हो साहब मैंने कहाँ करा, कहाँ प्रमाण, मैं तो सनातनी हूँ। तो चुनाव लड़ रहे तो सब भूल गए। तो आप लोमड़ी भी बदलना, ऐसा गिरगिट भी ऐसा कलर नहीं बदलता, ऐसे कलर बदल रहे हो, जनता सब जानती है। लेकिन वो तो खुद को पक्का सनातनी बता रहे हैं। तो सनातनी को भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने आज तक जो नहीं जा पाए, भगवान राम के मामले में अड़ंगा जो लगा है, पाकिस्तान के सिर्फ बात करने की बात कर रहे हैं,
ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी, उसको जी करके बोल रहे हो। इससे बड़े प्रमाण और क्या लाएंगे? लेकिन सर कमलनाथ तो बताते हैं कि मैं खुद पक्का हनुमान भक्त हूँ, मैंने इतने 101 फीट की ऊंची हनुमान की प्रतिमा छिंदवाड़ा में स्थापित की। मैं तो ये जानता हूँ कि कमलनाथ खुल करके बोले हमारी पार्टी ने गलती करी है, 22 जनवरी को हम क्यों नहीं गए, बोले ना कमलनाथ। उनकी पार्टी के लोगों ने खिलाफत की है, उनमें दम हो तो बताएं। राम भक्त है तो चलो ना अयोध्या में। मैं किसी अपने घर में कुछ बना लूँ, उससे क्या होता है? उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास वो सोए हुए हनुमान, क्या बोलते हैं उनको, है ना, कोई लेटे हुए हनुमान है, एक ईंट नहीं लगी उन्हें, एक ईंट नहीं लगी उन्हें। तो मैं अपने घर में हनुमान बना लूँ, उससे क्या होता है? जहाँ लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ के लिए प्रमाण दो ना आप। और मैं जरूरी नहीं कि ये बात कह रहा हूँ, आपको ये प्रमाण भी देना क्यों पड़ रहा कि मैं पक्का हनुमान भक्त हूँ? क्योंकि आप अयोध्या में नहीं जा रहे हो, अयोध्या के राम मंदिर में अड़ंगे लगा रहे हो। कांग्रेस ने जीवन भर करा क्या? चलो छोड़ो उसकी, अभी कृष्ण भगवान का मामला आने वाला है, आप चलो मथुरा। आपकी क्यों बोलती बंद हो रही? अरे आप तो वो लोग हो जो सार्वजनिक सभाओं में हमको कोई भगवान राम की प्रतिमा भेंट करता है, ये अपने मंदिर की प्रतिमा भेंट करता है, इसका मॉडल भेंट तो हम लेते हैं। अब एक कांग्रेस का बता दो, वहाँ जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं, फार्म भरने चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम के धाम जाने की शर्मा रहे हैं, राम का नाम लेने में शर्मा रहे हैं। महात्मा गांधी ने हे राम बोला, ये तो हे राम भी नहीं बोल रहे हैं, इनका क्या करेंगे? सर लेकिन पूरा का पूरा चुनाव आपको नहीं लगता है कि राम मंदिर धर्म तुष्टीकरण की राजनीति के आसपास कांग्रेस ने किया है, हमने नहीं किया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो डाल के वो टर्न किया है। कांग्रेस को मालूम था कि डेवलपमेंट पे हम बात नहीं कर पाएंगे, मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे, इकोनॉमी रोक नहीं पाएंगे। 11वें नंबर से 5वें नंबर पे मोदी जी ले आए, गरीबों की मदद में, कोविड में, डेवलपमेंट में, रूस यूक्रेन युद्ध से विद्यार्थियों को बचाने में, तमाम मामलों में बहुत आगे निकल गए मोदी। तो वो जान करके मैनिफेस्टो लाए, और मैनिफेस्टो में लिख क्या रहे हैं? आप मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए, वो लिख के दे रहे कि भाई हम अल्पसंख्यकों की भोजन की रीति नीति को हम उनके लायक बनाएंगे, उनकी भोजन की शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया। मेरा निवेदन तो सुनो। अब अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक मुस्लिम नहीं है क्या? और भोजन की रीति नीति में कौन सी भोजन की रीति नीति चाहिए अल्पसंख्यकों की? कहीं आपने दुनिया में सुना है ऐसा क्या? हम सब जानते हैं कि अभी उसने ओवैसी ने क्या बोला है कि हाँ मैं बीफ के लिए मैं वकालत करता हूँ। तो जो वो जिस लाइन पे जा रहे हैं, कांग्रेस उसका तो समर्थन कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? गोमांस बिकवाएगी क्या? अच्छा, अपना कांग्रेस गलत क्या कर रही है? विरोधी कांग्रेस कर रही है खुला, और हम बोले भी नहीं, ये कैसा हो सकता है? बोलो तो तुम और हमको फंसाओगे, ये कैसा हो सकता है? आपने मुस्लिम का नाम लेकर के SC ST OBC उनका आरक्षण काट के देने की बात कही, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को सर्वे कराओगे और आप कहोगे हम इक्वल बांटेंगे बाकी लोगों को। बाकी लोग कौन है? अल्पसंख्यक लोग बांटेंगे। अल्पसंख्यक कौन है? वही मुस्लिम समाज है। तो हिंदू का छीनोगे, मुसलमान को दोगे, ये कैसे होगा? लेकिन सर राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। तो बीजेपी गई कहाँ है? 10 साल से तो हम सत्ता में हैं। तुम अपने होश में आओ। 55 साल तुमने सरकार चलाई, 10 साल तुम्हारी मम्मी ने पीछे से चलाई, 5 साल तुम्हारे पापा ने चलाई, 17 साल तुम्हारी दादी ने चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने चलाई। 55 साल में तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए, तो गरीबी का गत आता नहीं है। वो अकल की बात कर रहे हो, कहाँ से जाओगे आप? कौन बर्दाश्त करेगा ये? विरोधी पक्ष का ऐसा भी कहना है कि कई बड़े बड़े नेताओं को जो अपक्ष में थे, उन सब लोगों के ऊपर कई मुकदमे चलाए गए और उसके बाद में कोई एक प्रमाण दे भाजपा ने साथ में कोई एक प्रमाण आज दे दें। जैसा सुमित्रा महाजन जी ने भी कहा कि अभिषेक सुमित्रा महाजन ने ये नहीं बोला है। नहीं, अभिषेक बम को जिस इंदौर में जैसा लिया है, जैसा कि उनके ऊपर मर्डर का केस था। एक मिनट आप गलत प्रकरण ला रहे हो। वो कोर्ट ने कहा कि धारा बढ़ाओ, हमारे ने नहीं कहा, कोर्ट में धारा बढ़ी। तो न्यायालय कुछ भी कह सकता, न्यायालय के लिए हम क्या करेंगे? वो हमारे कहने पे नहीं बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का टिकट लौटा रहा है, उसमें बीजेपी क्या करेगी? हमारा प्रत्याशी लौटाने गया क्या? हमारा अंडमान निकोबार से लेकर देश के सारे राज्यों में, तमिलनाडु जैसी जगह में कोई नहीं लौटा रहा है, और इनके लोग यहाँ लौटा रहे हैं जहाँ इनकी सालों 70 साल तक सरकार रही। तो ये अपने अंदर में झांके ना, हम क्या करें इसके लिए?
इनमें दम नहीं है, लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये उस तरह की ट्रेन में बैठ गए हैं जिस ट्रेन के आगे इंजन है ना पीछे, तो वो डब्बे में सफर कैसे करेंगे, इसलिए इनके यात्री छोड़ छोड़ के ट्रेन जा रहे हैं। मैं उसके लिए क्या करूं, आप क्या करोगे? राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी जी 2004 से चुनाव लड़ते आ रहे थे अमेठी से, 4 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते। उसके बाद एक बार हारे ऐसे कि भागे वायनाड, और फिर वहां से भाग के वापस यहाँ आ रहे हैं, तो अमेठी भी नहीं आ रहे, जाके रायबरेली जा रहे हैं। तो हमारी भाषा में अब इसको क्या बोलूं कि जो अपना घर का माल खत्म करे उसको कोई ऐसा पुरुषार्थी आदमी तो नहीं बोलते हमारे यहाँ। जिसने अपने घर संसार घर में आग लगाना जो चाहता है, ऐसा फेल रॉकेट है जो बार बार लॉन्च कर करके उनके पार्टी के लोग उसको पता नहीं क्या बताते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ उनको विचार करना चाहिए वो राजनीति में रहने लायक पिंड है कि नहीं उनका। मेरे को नहीं लगता राजनीति लायक पिंड है। सर आपने आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, उज्जैन में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने क्षिप्रा नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया, फिर आप भी क्षिप्रा में डुबकी लगाते हुए नजर आए। देखिए, मैं कोई किसी प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई हरिद्वार में खड़ा होकर गंगा जी पे प्रश्न उठाए, मैं तो इसको उचित नहीं मानता। कोई उज्जैन में खड़ा होकर शिप्रा जी पे प्रश्न उठाए, ये किसी के लिए उचित नहीं। कोई कारण से कुछ समय के लिए बिजली के खंबे के नीचे करंट आ जाए तो बिजली का खंबा उखाड़ के नहीं फेंका जाता है, जहाँ से फॉल्ट हुआ उसको दुरुस्त कर लो, वो पर्याप्त है। वैसे आपने छात्र के साथ में आपकी शुरुआत हुई, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उनके जो समस्याएं हैं उसे अच्छे से समझते हैं, उन्हें परखते हैं। आज छात्रों के लिए आप क्या मुद्दों को सामने लेके जा रहे हैं, क्या बदलाव लाना चाहेंगे मध्य प्रदेश? देखिए, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न उठाया आपने। मैंने कई बदलाव किए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ ये माननीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति का नया प्रारूप 2020 लागू किया। सबसे पहले देश में लागू करने के लिए कोई स्टेट आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश है, जिसने उसको आगे लेके अंगीकार किया। और हमने कोशिश की कि हमारी शिक्षा वाकई में उच्च शिक्षा बने, तो इसका पाठ्यक्रम का बदलाव भी किया। और ये BA, BCom, BSc के दायरे से जो शिक्षा देती थी उस डिज़ाइन को बदला, व्यक्ति की इच्छा पे छोड़ दिया कि वो क्या पढ़ना चाहता है। फिर ये कई बंधन भी हटा दिए, उसमें से एक बड़ा बंधन, बच्चा, बेटा, पोता सब पढ़ना चाहे तो सबको एडमिशन मिलेगा। और आप तो हक से बोल भी सकते हैं, क्या बुरा है? BSc, MA, LLB, MBA, PhD, तो कोई आपको ये बोल भी नहीं सकता कि भाई आप पहले पढ़िए और फिर बाद में बताए। तो ये तो और कोई ऐसे हमने कई बंधन हटा दी। डबल डिग्री नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते साहब? डबल डिग्री किसी उम्र में भी कर सकते हैं। और आपने मान लो BSc करते करते कोई कारण से एग्जाम नहीं दे पाए साल में अभी, तो आप ड्रॉप लो, अगले साल देखो इसने क्यों करना भैया। इसी आधार पर ओपन यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहाँ परीक्षा दे दो, साल की कीमत है ना। तो ये ऐसे कई बदलाव हमने किए। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमने अपने पाठ्यक्रम में अपने पवित्र ग्रंथों के संदर्भ ग्रंथों को भी लेकर के आए। रामायण, गीता, महाभारत, कई सुंदर प्रसंग है उसमें जो हमारे देवता हो सकते हैं, लेकिन सीखने लायक कोई प्रसंग अच्छा है तो क्यों नहीं होना चाहिए? केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म के है, तो ये क्या बात हो, हिंदू मुस्लिम का क्या सवाल है? तो इससे बाहर आने की जरूरत है। कई ऐसे प्राचीन ज्ञान की बातें जिन बातों का आज भी महत्व है, उसको पुनर्परिभाषित करते हुए वर्तमान के विज्ञान से उसको आप एंगल से सेटिस्फाई हो जाओ भले ही, लेकिन उसको नकारो मत। उसको नकारने से बात नहीं बनेगी। सर, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जो 2023 के चुनाव से पहले जो गारंटियां दी थी वो पूरी नहीं हुई, बढ़ता जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं उनको खुद को मालूम है। जो बोलते हैं उनको मुकदमे बनते हैं, जो भाषा वापरते हैं। जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो गरिमा का पद था उसको कहाँ ले गए, वो मिट्टी में मिला रहे हैं। अपने आप में झांक के देख ले पहले वो क्या कह रहे हैं। इमरती देवी नाम हो सकता है, लेकिन इमरती में रस ढूंढ रहे हैं, ये निगाह है उनकी, अभी रस नहीं बचा है। ये क्या बोल रहे हो, ये कौन सी भाषा है?
मैं माता बहनों का ये अपमान करने के लिए उनको चलते चुनाव में ये भाषा ला रहा हूँ? कितना गंदा है, कहाँ तक उतरोगे, कहाँ तक जाओगे? लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये कांग्रेस का पूरा घान ही बिगड़ा हुआ है। इनके बड़े नेता एक महिला को आइटम बताते हैं, एक बड़े नेता महिला को टंच माल बताते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और इसमें से भी इनकी नेता कहती है मैं महिलाओं लड़ सकती हूँ। लड़ो ना भैया अपने लोगों से, इनको ही सुधार दो। ये आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें वीडियो बनते हैं, इससे बचोगे नहीं आप। जो बोल रहे हो तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप कहोगे नहीं सब मैंने कुछ और बोला था, कुछ और छप गया प्रिंट मीडिया में। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, अब आपको जवाबदेही तय करना पड़ेगी। और आप मत करो तो इन पर कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार में महिलाओं का अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोग शिकायत करेंगे, कार्रवाई होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही आपने कुर्सी संभाली उसी के बाद कई बड़े फैसले आपने लिए, लाउड स्पीकर, लेकिन आगे का विजन क्या है? क्योंकि अब आपके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की। तो क्या आपने आगे का भी विजन बिल्कुल तय कर लिया है? कैसे? ये रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम अपने प्रदेश की विशेषताओं को समझते हुए भविष्य के विकास के सपने बुनना ये नेसेसरी भी मानते हैं और उस दिशा में हमने काफ़ी काम किया भी है। मध्य प्रदेश की एक भौगोलिक स्थिति ये है कि देश का मध्य है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आने जाने के लिए यहाँ से सरलता होगी। और ये भी बात सही कि एग्रीकल्चर में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है, 25% की हमारी प्रगति रहती है। इंडस्ट्री में भी हमने अच्छा कदम बढ़ाया, बिजली हमारी खुद की बन रही, सड़क का हमारा, अधोसंरचना के काम हमारे सारे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जिसको होना चाहिए। फिर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं तो कोई हड़ताल नहीं होती, लेबर प्रॉब्लम नहीं है, बड़े पैमाने पे बहुत सारी संभावना है। तो एजुकेशन से लगा करके सब क्षेत्रों में, अब गया जमाना कि टूरिज्म में हर क्षेत्र में रोजगार का अवसर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एजुकेशन के बारे में आप बता रहे थे डॉक्टर साहब। सो पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इसे राहुल गांधी जी ने भी उठाया अपने भाषणों में। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की क्षमता रखते हैं। इससे आगे किस तरीके से आप मतलब इसे कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ जी। जैसे कोविड का खराब समय आया था, तो कोविड के समय कांग्रेस सही सब ने कहा कि जनरल प्रमोशन दे दो जी। और वो ऐसा मौका था कि 20 मार्च को डिक्लेयर हुआ, जब कुछ ही दिन बाद परीक्षा होने वाली थी। तो मेरे सामने विषय आया कि आप भी जनरल प्रमोशन दे दो। मैंने कहा ये एग्ज़ाम की मार्कशीट में किसी भी बच्चे के आगे, नंबर के आगे जीपी लिखा रहेगा, इसका क्या अर्थ निकलेगा उसका जीवन? अभी तो वो लोग व्यवहार में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, खुद ताली बजा देंगे तो मैं बना दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमने कहा किसी हालत में इनकी एग्ज़ाम कराऊंगा। तो उन्होंने कहा सब लॉकडाउन है, कैसे होगी? मैंने कहा भले वो घर कापी भिजवा दो, उनके घर से कापी बुलवा। हमने प्रयोग किया ये। हमने सबसे पहले कहा कि ओपन बुक परीक्षा, आप तो घर में बैठ के लिखो। तो बोले क्वेश्चन कैसे पहुँचाएंगे? हमने कहा व्हाट्सएप से पहुँचाएंगे। लिखने की आदत उसकी पढ़ना चाहिए। कॉपी कलेक्शन कैसे होगा? तो हमने कहा जो नज़दीक का स्कूल है, कॉलेज छोड़ो, जो नज़दीक का हायर सेकेंडरी स्कूल है वो वहाँ डाल दें, वहाँ से कलेक्ट करोगे। हमारी उस पैटर्न को इतना पसंद किया। ममता बनर्जी हमारी कट्टर विचारिक दुश्मन, कांग्रेस के कई राज्यों ने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब ने हमारी कॉपी की। हाँ, ये तरीका है। तो जहाँ हमको लगता है कि यहाँ इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो नहीं किया। मतलब एक हार्ड स्टेट की तरह आप उसको करेंगे, सॉफ्ट स्टेट, मतलब जैसे हम पुलिसिंग में कहते हैं वैसा ये नहीं रहेगा? मतलब नहीं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ही, मैंने तो उस समय का उदाहरण दिया। अब हमने कहा कि ये जो आपने कहा पेपर लीक नहीं होना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हम पहली बात तो नई एजुकेशन पॉलिसी में ये अच्छी बात रहेगी कि जिनको पढ़ना है, वाकई पढ़ना है, वो ही आए हमारे कॉलेज में। बाकी जो कि स्किल डेवलपमेंट में दूसरे काम करें ना जी। कहाँ कागज़ की डिग्री अवेरते फिरेंगे, फालतू बेरोजगारों की भीड़ बढ़ाना है। तो उनके हाथ में हुनर दे, उनको पहले से ही तैयार करो।
तो मिडिल प्राइमरी के बाद उनकी अपनी लाइन बनती जाए, वो ITI करे, पॉलिटेक्निक करे, जिस भी जॉब में जाना जाए, उनको रोजगार हाथ में मिल जाए, ये पर्याप्त है। क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। हम उनको सबको डिग्री के कागज पर पढ़ाने जा रहे हैं, मूल अंतर यहाँ से। और जो वाकई पढ़ने आया है फिर उसको उस ढंग का माहौल मिले। तो हमने इंक्यूबेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं, उस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अभी आज 18 लाख के आसपास हमारे उच्च शिक्षा में विद्यार्थी, हमारा नीचे से जो ठीक से ये फर्मा काम करेगा तो 2 लाख विद्यार्थी बच जाएंगे जो उच्च शिक्षा में आएंगे। 2 लाख कुल रहेंगे, 16 लाख तो अपना पहले ही छोड़ चुके होंगे। तो वो अपने जीवन की लाइन तय कर चुके हैं ना, जिनको जाना जहाँ जाए, जैसा करना करे। लेकिन सर प्रदेश के युवा पूछ रहे हैं कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा, जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी। आप बताइए, एक दिन में 10,000 लोगों को मैंने ओके किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा में कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए, कांग्रेस ने मुंह की खाई इसके चक्कर में। किसी सेंटर से कोई मेरिट डिक्लेयर हुई तो मेरिट हुई डिक्लेयर, तो आपने प्रश्न खड़ा कर दिया इस जगह से इतने क्यों हो गए। तो प्रश्न को खड़ा करना सरल है। हमने कहा हाईकोर्ट जज से जांच करा लेते हैं। जब जांच करी पाया गया कि बिल्कुल ठीक है, तो हमने कहा सेम डे, एक ही दिन में ज्वाइन करो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है इसमें, एक आदमी का पुलिस वेरिफिकेशन करने जाओ, विभाग की NOC लो, जो पूरा समय जाता है वो अरे 2-2 3-3 साल तक, और उसमें पैसे की वसूली होती जी। हमने कहा भाई जब ने फॉर्म भरे उस समय उनका सारा हो चुका है, और जरूरत पड़ेगी तो वो सर्विस में करते करते आप उसका वेरिफिकेशन करते रहो। उसने क्वालिफाई कर लिया ना। मैंने उसमें नहीं किया, मैंने PSC में भी किया। 800 अफसरों को, अलग अलग विभागों के, डिप्टी कलेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के सारे पदों के लिए हमने कहा जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, जब ये एग्जाम भरने गए थे उस समय सब फॉर्मेलिटी उनकी उस डिपार्टमेंट की थी। अब इनका डिपार्टमेंट अलग हो गए, तो उस डिपार्टमेंट का अफसर होगा ना, ये उनकी फॉर्मेलिटी होती रहेगी, उनको पहले काम पे लगाओ। तो मैंने रविंद्र भवन में बैठ करके सेम डे में सबको ज्वाइन करा दिया। ये भी पहली बार ऐसा हुआ। इससे इसमें क्या हुआ कि पारदर्शिता रही। भाई बच्चे जो निकल के PSC से पास हुए जी, हमने तो नहीं करा है ना, उन्होंने योग्यता से निकल के आए। कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर बना होगा, कोई डिप्टी कलेक्टर बना होगा, कोई नगर निगम में CMO बना है, कुछ बना। अब इनको आप 1-2 साल ऐसे लटकाते रहोगे तो फिर ये दोनों बात बिगाड़ेंगे। इनकी लाइफ भी कम हो रही है, 2 साल बहुत होता है किसी जगह। सर लेकिन बाकी जो खाली पद हैं, सरकारी जो पद हैं, वो उनको भरने के लिए सभी दूर आप PSC के अंदर देख लो, मैंने 10,000 तो अपने खाली उच्च शिक्षा के पद मंगवाए। कर्मचारी चयन मंडल के कई नतीजे अभी रुके पड़े। ये एक ऐसा क्या बोलना चाहिए कि काल के प्रभाव में 10-15 साल में कुछ कष्ट बढ़े हैं। मैं उसका रास्ता भी खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे यहाँ आमतौर पर क्लास 3 क्लास 4 के पद, ये कोई प्रदेश लेवल का नहीं था मामला, ये जिला लेवल का था। लेकिन जिला लेवल धीरे धीरे फेल होते गए तो वो प्रदेश लेवल पे इकट्ठा होता चला गया, और प्रदेश लेवल पे इकट्ठा होने चला गया तो इसमें एक नया बवाल खड़ा होने लग गया। इतने पद हो गए कि फिर उसके लिए बड़ी एग्ज़ाम करानी पड़ी तो आउट ऑफ स्टेट के लोग भी आने लग गए। आउट ऑफ स्टेट के लोग आने लग गए तो क्लास 3 क्लास 4 में कोई झाबुआ पोस्टिंग हो गई, तो वो वहाँ क्लास चपरासी की है और देरा B वाला व्यक्ति वो सिलेक्शन तो करा लेता है लेकिन जाता नहीं, फिर उसकी पसंद की जगह नहीं होती। तो स्थानीय लोगों को तो इसका कोई रास्ता हम खोज रहे हैं भाई। जैसे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं और छोटे पद है, तो इसका कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिस जगह का पद है वहीं का व्यक्ति ढूंढो, उसमें से सिलेक्शन करा लो और वो उसको बिठाओ, तो वो आने जाने की झंझट भी नहीं। इसके लिए परीक्षा की परीक्षा तो भाई, परीक्षा क्या है, उसका चयन है वो जो वहां ठीक जगह ठीक पद पे पहुंच जाए। ये प्रोसेस कैसे हो सकती है, उस पर अधिकारी, हमारा काम पॉलिसी बनाने का, पॉलिसी को फुल प्रूफ बनाने का काम अधिकारी का। ठाट हम देंगे जी, विजन हमारा रहेगा कि आपको काम करना है। गलती हुई तो आपको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरा काम आइडिया है। हम जानकार नहीं है, हम तो आइडिया दे सकते हैं, लेकिन आपको काम करना है और काम लेना भी आप ही को है। गलती हुई तो दंड भी आपको भुगतना है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं के आधार पर सुव्यवस्था भी होती है।
कि आप क्या होता है कि जिसको हल्की भाषा में बोलते हैं कि चमड़े के लिए भैंस मत मारो। अभी ये हो जाता है कि चमड़े के लिए भैंस मार रहे हैं, तो ये मत करो भाई, जिसके लिए जो काम हो करो, छोटा काम हो। इतने बड़े बड़े डिसीजंस आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, यूसीसी को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को मध्य प्रदेश में। 44 साल से लागू है गोवा में। हाँ, लेकिन उत्तराखंड में हुआ, तो मध्य प्रदेश में करेंगे आप? कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें केंद्र के हाथ में। लेकिन जैसे उत्तराखंड ने अपना खुद का डिसीजन लिया। मेरा निवेदन ये है जी, क्या बोलते हैं इसको, जैसे एलोपैथिक की दवाई होती है ना, क्या की? एलोपैथिक एलोपैथी, दवाई हाँ, होती जी, है, जी। उस दवाई के कई टेस्ट होते हैं। तो ये एक तरह से टेस्ट हो रहा है कि 1-2 राज्यों को दी, उन पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो वहाँ ठीक हो गया तो बाकी राज्य पे भी आएगा। मैं माननीय मोदी जी, माननीय HM साहब ने अनाउंस किया सबके बीच में, हमारी ड्यूटी हम यूसीसी लागू करेंगे, CAA लागू करेंगे, ये उनने बोला है, तो हम तो फॉलो करेंगे ना। संघ आधारित राज्य पद्धति हमारी, तो केंद्र ने तय किया तो हमको करना ही है, हम इसमें कोई डिफर नहीं करते। कुछ सवाल और हम जानना चाहेंगे कि मोहन यादव राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं या महाकाल के भक्त हैं, क्योंकि आप महाकाल की नगरी से आते हैं और आपने बोला मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का भक्त। डॉक्टर साहब, अपना आपकी टीम बता रही थी कि मतलब 6 टूर्स आप कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रहे हैं, सोने का कोई वक्त नहीं है। तो आपकी दिनचर्या के बारे में हमारे सब जितने भी पाठक हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको बताएं। दोनों बातें हैं। बात इतनी सी है कि कोई भी काम अगर डूब के करता है तो डूबने से परमात्मा उसको अपने आप अंदर से ऊर्जा भी देता है और घड़ी बंद करने की इच्छा देता है। घड़ी कब तक देखता आदमी, जब उसको मन मार के काम करना है। तो मन मार के काम करने की मेरी आदत नहीं है। मेरे को जो काम मिलता है मैं उसमें डूब के करता हूँ, और परमात्मा की दया से जब डूब के करते हैं तो अंदर से आपका एक दिन की ऊर्जा के लिए, आपको मालूम कितने सेल मरते हैं, ये जानकारी कि नहीं? 1 लाख सेल मरते तो आप एक दिन जिंदा रहते। हम एक दिन मौत नहीं लेते हैं। अगर 365 दिन के गिनती करो तो 365 लाख सेल एक साल में मरते हैं आप। आपकी उम्र कितनी होगी उससे कैलकुलेट करो। तो ये कैलकुलेशन भगवान ने डिसाइड किया हुआ कि हमको कितने दिन जीना है, और जिसका जन्म हुआ वो सब एक दिन जाना ही है। आने और जाने के क्रम में हम जितना अच्छा कर सकते, जो अच्छा कर सकते, जितना अच्छा, कल को ठिकाना शरीर का क्या क्या होगा। लेकिन जो काम, आप ये सब चीजें सीखते भी मोदी जी से, जो अनथक रूप से एक दिन छुट्टी नहीं, एक दिन बंद नहीं। आप बताइए 51 साल की उम्र में पहली बार व्यक्ति चुनाव लड़, और उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। आप बताइए जिसका खुद का घर नहीं है, जिसका खुद का अपना निजी कुछ भी नहीं, आप वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे, तो हमारे लिए तो लड़ रहे हैं। तो हम तो परिवार वाले हैं, तो हम उनसे यही सीख रहे हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में, तो हम तो अभी उनसे गैप है 1,00,000%। डॉक्टर साहब, उनकी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद है? अरे 3,000 चीजें पसंद है। लेकिन कोई 3 जो मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ। एक तो उनका अपना कॉन्फिडेंस, जो काम करते हैं उस काम के लिए कोई भयभीत होकर नहीं करते। लॉकडाउन करना तो करना, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि पूरे देश में कोई ऐसा विविधता वाला प्रदेश, जिसके प्रदेशों में हर एक जगह अलग अलग स्थिति, और प्रधानमंत्री आके लॉकडाउन की घोषणा करे। अधिकारी से तो कोई भी करा ले, लेकिन नेता को दाव पे लगाना, वो भी PM जैसे लोकप्रिय नेता, कल को ये दाव उल्टा पड़ जाता तो क्या होता। लेकिन उनका परमात्मा ने जो विश्वास दिया, नोटबंदी। अब नोटबंदी, ये मैं आपको मेरा जीवन का उदाहरण बताता हूँ। मैं एक ऐसी, क्योंकि हमारी सरकार में उस समय MLA था, तो एक डिस्कशन में ऐसे आप बैठे मैं बैठा, तो मेरा शहर यहाँ से, जहाँ मैं हूँ वहाँ से 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ के आने के बाद मैं भोपाल से 3-4 राज्यों से 3-4 जिलों से घूम के वापस आने वाला 4-5 दिन। तो अपने घर से 50-50 500 के नोट की 50,000 की गड्डी लेके आया था कि डीजल जलाना है तो रख लेंगे पास में।
और जैसे ही मैंने वहाँ उस टीवी पे अचानक आया कि मोदी जी आने वाले हैं, और आने के साथ उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की कि अभी हाल से आज के बाद अभी 500 के नोट बंद होंगे और ये नोटबंदी लागू की जा रही है। तो मैंने कहा भैया थोड़ी जो आप जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैंने सब निकाला अपना सब सामान के, देखो मेरे को पहले डीजल भरा लेने दो, नहीं तो मैं घर कैसे जाऊँगा। तो ये जो इतना बड़ा निर्णय वो करते हैं, ये सीखने लायक है कि देश सेवा पहली है, और देश सेवा पहली होने के कारण किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन देश के हित में निर्णय कर देगा। समय की पाबंदी, नेता को ड्रेस की भी उनने सेंस सिखा दी, और देशभक्ति के साथ साथ धार्मिक व्यवस्थाओं पे भी उनने सम्मान करना भी सिखाया। लेकिन रोज मंदिर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए पहले दिन लोकसभा के पहली सीढ़ी पर सिर नमा करके, आस्था का मंदिर कर्म का स्थान है, और हमारे देवता संविधान है, संविधान पे सिर झुकाया, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पर सिर झुकाया। तो हमारे लिए उनसे सीखने की तो इतनी बात है। तो मैं तो वाकई। आखिरी सवाल मैं ये लेता हूँ कि खनन माफिया कोई चुनौती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह की घटना। हर माफिया चुनौती है, खनन क्यों, माफिया सभी चुनौती, तो वो किसी प्रकार का भी हो, शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो, धन माफिया हो, अपराध माफिया हो, ये सब चीजें एक ही लाइन में, और कानून इनसे सब निपटने में सक्षम है। मैं तो केवल इतना ही करता हूँ कि जो है उसका पालन करो। डॉक्टर साहब, आपके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने लोकमत से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले चुनाव के लिए लोकमत बहुत से शुभकामनाएं। जनमत बने, मैं इसी भाव से आपका धन्यवाद।